So hello everyone, this is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today's online learning class. And today's topic of discussion is the chemistry class 12 and chapter 2, that is electrochemistry. So today's topic of discussion, we will discuss about the electrochemistry and the application of the electrochemistry in your daily life. Okay, so before I'm going to start this topic, I would like to give the basic definition of the electrochemistry. It is a branch of, कह सकता हूँ कि ये आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करेंगी आपको with the expenses of chemical reactions we will produce electricity, or we can say that we will supply some electricity to perform a chemical reaction. So यहाँ पे सबसे पहले हम लोग definitions को देख लें electrochemistry की कि electrochemistry है क्या. It is the branch of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry that deal with the conversion of first chemical energy into electrical energy, and next is the conversion of deal with the conversion of electrical energy into chemical energy. Okay, or we can also define that in the branch of chemistry that deal with the, it is also defined as the branch of physical chemistry that deal with the production of electrical energy कह सकता हूँ या electricity बोलो, electricity by spontaneous reaction that goes to non-spontaneous, So यहाँ से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या. इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, आप केमिस्ट्री तो जान ही रहे हो जहाँ पे हम लोग केमिकल की स्टडी करेंगे, है ना. सो हम लोग केमिकल से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस चैप्टर में आप लोगों को काफी ज्यादा इस चीज की बेसिक आइडिया मिलेगी कि केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से जनरेशन का मदद होता है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे देखोगे आप, सबसे पहले बोला गया है क्या चीज, इसके बारे में हम थोड़ा वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं. So point is that the chemical energy into the conversion of chemical energy into the electrical energy. So electrical energy further converted into the chemical reaction, or कह सकते हैं chemical energy. So it is also defined as the branch of physical chemistry that deal with the production of electricity by spontaneous chemical reaction, भी कह सकता हूँ इसको, that goes to the non-spontaneous. कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी chemical reaction परफॉर्म करती है तो वो spontaneous reaction की तरफ हो रही है, वो non-spontaneous की तरफ shifting करने के बाद क्या होती है, इसमें डेल जी की वैल्यू तुम्हारी हम लोग फाइंड करेंगे. डेल जी में क्या होती है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा होता है तो उसमें डेल जी की वैल्यू को देखते हैं. दैट डेल जी की वैल्यू गिव्स द आइडिया अबाउट द यूजफुल वर्क. तो कोई भी अगर सेल है तो उसमें कुछ वर्क होती है, जो वर्क से अगर ड्राइव कर पा रहे हैं उस सेल से, उस वर्क के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. गेटिंग एवरीबॉडी? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ. तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूजेस. अगर मैं यूजेस की बात करूं तो देख सकते हो आप, सबसे पहला इसका यूजेस क्या होगा.
एनर्जी ऑन मूव, एनर्जी ऑन मूव। फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो कह सकता हूँ कि करंट की फ्लो होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, मूव करेंगी। ठीक है, ये तुम्हारा पहला हो गया। सेकंड में बात करूँ इसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हो डेली लाइफ में। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन वाला केमिकल रिएक्शन, तो इट इज आल्सो अप्लाइड, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरीज in car and bike, and the third point is once upon a time aluminum is costlier than gold. After the application of the electrochemistry, the aluminum cost is to reduce. Okay, so these are the application मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपकी केमिस्ट्रीज को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं इसके अलावा भी देख सकता हूँ कि अगर मान लो डी ऑप्शन में जहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे इलेक्ट्रिकल को, हम लोग केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली में तुम्हारा इसका बेसिक आइडियाज कहाँ से जनरेट हुआ इसके बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहला अलेक्जेंडर वोल्टा ने देखा था कि 1793 में उन्होंने देखा क्या चीज 1793 में दो डिसिमिलर मेटल के स्ट्रिप्स को जब उन्होंने वेट सरफेस पे रखा इस तरह से एक वेट स्ट्रिप है तुम्हारी पेपर की, यहाँ पे दो डिसिमिलर मेटल्स को जब रखा गया तो उसमें पता क्या चला कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। तो पता ये चला कि दो इलेक्ट्रोड्स को रखा गया मेटल्स के, तो पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा था। तो वहाँ से उनको कुछ आइडिया मिला तो उन्होंने इस चीज़ को जनरेट किया। फर्दर 18वीं सेंचुरी में तुम्हारे एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने आइडिया दिया इस चीज़ का कि अगर मान लो किसी भी केमिकल में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अगर मान लो कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो जो कि आपके डेली लाइफ में यूजेस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में तुम्हारा इतनी सारी चीज़ें तो समझ गया। अब इसके बाद जो पॉइंट आती है वो पॉइंट तुम्हारा क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो मेटल के इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं उसको वेट सरफेस पे रखते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लोग। तो पहला पॉइंट ये चीज है कि मान लो कि आपके पास कोई एक जिंक का रॉड है, ठीक है, एक जिंक का रॉड है। मान लो इस जिंक के रॉड को मैंने क्या किया, इस तरह से इस रॉड को मैंने डिप करके देखा। तो सबसे पहले देखा गया अभी तो मैंने बताया कि अलेक्जेंडर वोल्टा ने क्या किया था, वेट सरफेस पे किसी मेटल के रॉड को इस स्ट्रिप्स को रखा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में तुम्हारा एक जिंक के रॉड को जब देखा गया एक सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या मिला, इस सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या मिला आपको कि इस सॉल्यूशन में जिंक के जो रॉड थे वो जिंक के रॉड धीरे धीरे अपने जिंक के आयन को सॉल्यूशन में छोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से जिंक के रॉड थे, जिंक अपना 2 पॉजिटिव बना करके वो सॉल्यूशन में जाने लगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन यहाँ पे पूरी की पूरी होना शुरू हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो गया। किसके बीच में, मेटल्स के इलेक्ट्रोड का और सॉल्यूशन में एक चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग ये होता है, अगर कोई चार्ज बिल्डअप होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो देखो यहाँ क्या होगा, आफ्टर सम टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे, है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रोड्स के बगल में जो कि जिंक के आयंस की वजह से होंगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज का बिल्डअप होगा, और यही चार्ज का बिल्डअप हो जाना जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको हम लोग की क्या होता है, इसको न्यूट्रलाइज करना होता है। इसको कहते हैं चार्ज को बिल्डअप, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कहलाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, या तो मैं नेगेटिव आयन को इस सॉल्यूशन में डाल दूं ताकि चार्ज खत्म हो जाए, या फिर क्या करूंगा, इसी चार्ज को यूटिलाइज कर लूंगा किसी और सर्किट में ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और तुम्हारे सर्किट में करंट का फ्लो हो। तो करते क्या है हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा चीज, एक टर्म यूज होता है जब किसी इलेक्ट्रोड्स को हम लोग उसके अपने सॉल्यूशन में डालते हैं तो होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं।
सबसे पहले मान लो कि अगर मैंने जिंक के ही रॉड को लिया, अब इस रॉड को मैंने डाल दिया इसके सॉल्यूशन में, मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया इसको, तो जिंक सल्फेट क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन था तुम्हारा, यहाँ पे मान लो एक सॉल्यूशन है तुम्हारा जिंक सल्फेट का यहाँ पे, और इसी के सॉल्यूशन में तुम्हारा जिंक के रॉड को मैंने डाल दिया, ठीक है। तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम तुम्हारा क्या होगा, जिंक के आयंस जो है आपके 2 पॉजिटिव वाले वो बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन यहाँ होती जाएगी, ठीक है। इसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है हम लोग, इसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है, और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ सर्किट, या तो सर्किट जोड़ दें इसको, या फिर क्या करें, इस जो भी चार्ज बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन और तुम्हारे मेटल सरफेस पे, या तो हम क्या कर लें कि किसी भी चीज से इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, बाहर से किसी अनायन को डाल करके इसको न्यूट्रलाइज कर दें, या फिर क्या करें, इस चार्ज को हम लोग कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करके इसको इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड से हटा दें, ताकि हमारा चार्ज बिल्डअप ना हो। तो चार्ज नहीं बिल्डअप हो इसलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं, चार्ज बिल्डअप नहीं कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, तो करेंगे क्या, इस इलेक्ट्रोड को जैसे मैंने लिया किसके, जिंक के इलेक्ट्रोड को लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, इसके अपने सॉल्यूशन में डाला, और एक और सॉल्यूशन लेंगे किसी और इलेक्ट्रोड्स का, जैसे मान लो कॉपर का ले लेता हूँ, तो कॉपर के लेने से क्या होगा, जो भी चार्ज बिल्डअप हो रहे थे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बिल्डअप हो रहे थे ना यहाँ, तो होने की वजह से क्या होगा, जैसे तुम इसको सर्किट में कंप्लीट करोगे इस तरह से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कहाँ शुरू होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर को मैंने क्या किया, कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, इसको कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, यहाँ पे रहेगी कॉपर आयन, क्योंकि सॉल्यूशन में रहेगा सल्फेट आयन तुम्हारे सॉल्यूशन में रहेगी। तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जैसे ही ट्रांसफर होगी, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, इलेक्ट्रॉन जो भी है यहाँ से अवेलेबल था, ये कॉपर ने इसको एक्वायर कर लिया, कहाँ से आया, ये कॉपर के रॉड से कॉपर ने क्या किया, यहाँ से सॉल्यूशन से कॉपर को अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पे 2 तरह के केमिकल रिएक्शन हुए, पहला केमिकल रिएक्शन कौन सा हुआ इसके बारे में समझो। जैसे एनोड की बात करें तो एनोड जल्दी याद रखोगे, हमने बेसिक चीज पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था कि जब कोई 2 इलेक्ट्रोड्स को एक सॉल्यूशन में डाली जाती है, तो एक तो एनोड के जैसा एक्ट करती है, दूसरा कैथोड के जैसा एक्ट करती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में जिंक के रॉड में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे चार्ज बिल्डअप ना होने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटाना था, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे। अब पुल क्यों करेंगे इसके बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो हम लोग चेक करेंगे दोनों के सॉल्यूशंस में, इस तरह से आपका फिल रहेगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ होगी। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक अपने इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में जा रहा था, जिंक आयन का फॉर्मेशन कर रहा था, जिंक आयन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का कह सकता हूँ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, जिंक का। तो जिंक ऑक्सीडेशन ऐसे ही होगा, सॉलिड स्टेट में था, जिंक क्या बन जाएगा, जिंक आयन बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगी, ठीक है। उसी तरह जो भी इलेक्ट्रॉन्स को जिंक ने लूज किया, उसको एक्वायर करने के लिए यहाँ पे कॉपर के रॉड के सॉल्यूशन में जो डाला गया है कॉपर को, वो रॉड क्या करेंगी, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। अभी भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लो जिंक का आयन हम लोग सॉल्यूशन में बढ़ाते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है, इस इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मैंने हटा दिया यहाँ से, लेकिन जिंक के पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप अभी भी तुम्हारे सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे मौजूदगी आएगी, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये कॉपर एक्वायर करेंगी किसी सरफेस में चली जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड बड़ा होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड थोड़ा थिनर होता जाएगा, ये थिकर होता जाएगा। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट के आयन मौजूद है, सल्फेट के आयन अभी भी मौजूद है, तो यहाँ भी चार्ज, यहाँ भी चार्ज, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये सर्किट तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज डालते हैं जिसका नाम है तुम्हारा शॉर्ट ब्रिज, जो कि सर्किट को कंप्लीट करती है और ये चार्ज बिल्डअप को नहीं होने देती है, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ से इस सर्किट को इससे हम कनेक्ट कर देंगे आराम से। तो कनेक्ट कर दिया तो ये क्या होती है, एक तरह का शॉर्ट ब्रिज होता है। ये शॉर्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सुनो। इसमें होता है क्या, एक्चुअली में तुम्हारा एक जेल डाली जाती है, जिस जेल का नाम है तुम्हारा अगर अगर जेल। क्या नाम है इनका, अगर अगर जेल, ठीक है। इस जेल का नाम है अगर अगर जेल, और उसमें 2 तरह के आपके सॉल्ट्स होते हैं, या तो आपके क्या होंगे, KCl मौजूद होंगे, या आपका NaCl यहाँ पे मौजूद होता है, और NaCl। तो वो क्या करती है, इस तरफ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव वाले को सप्लाई करती हैं आयन, ताकि इसके चार्ज का बिल्डअप होना बंद हो जाए, और यहाँ पे सल्फेट के आयन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले इधर ट्रांसफर करेंगे ताकि इसके चार्ज को बिल्डअप होना बंद हो जाए, और तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहे, सर्किट कंप्लीट हो जाए और करंट का फ्लो होता रहे,
जब तक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, किसी भी सॉल्यूशंस, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करना, उसको सर्किट को कंप्लीट करने का मेन पर्पस होता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक तरह का ब्रिज है। ब्रिज का काम क्या है कि वो पूरे के पूरे सर्किट को, जहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करना, दूसरा टू कंप्लीट द सर्किट, है ना। और क्या कह सकते हैं इसमें, इस सर्किट में करंट को फ्लो करने में भी वो चीज हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस चीज को समझ लिया होगा कि एनोड किन्हें कह रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है, और जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे कैथोड कहलाती है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, कैथोड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो एनोड तो मैंने बता दिया आपको, एनोड पे कहाँ होगी, तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर तुम्हारा कि एनोड किसे कह रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होती है जैसे एनोड कहलाती है। और एनोड हमेशा क्या होता है, इस सेल में, गैलेनिक सेल में। गैलेनिक सेल किसे कह रहे हैं, जहाँ पे आप वर्क से, उससे किसी भी सेल से आप वर्क को ड्राइव कर रहे हो, वर्क को बाहर निकाल रहे हो, उस कंडीशन में वो गैलेनिक सेल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का मेटल का हो रहा था, तो उसको एनोड पे मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक को, मैंने क्या लिखा, जिंक सॉलिड दैट कन्वर्ट्स इनटू जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इस तरह से। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कैथोड। कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन होगी आपकी, क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रही हैं, कॉपर के पास आ रही है, तो कॉपर के आयन जो आपके कॉपर आयन जो मौजूद है सॉल्यूशन में, वो कहाँ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोड्स में। तो इलेक्ट्रोड्स में कॉपर्स क्या हो रही होंगी, कॉपर 2 आयंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद हैं, वो तुम्हारे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के खुद को रिड्यूस कर देंगी। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शंस को अगर मैं इंक्लूड करूं, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शंस को इंक्लूड करूं और दोनों का ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जिंक सॉलिड, ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड वाले से कीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स अ कॉपर सॉलिड प्लस जिंक सॉलिड, जिंक आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी बाय एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यू विल फाइंड फाइनल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, है ना, और फर्दर क्या देगी, Zn 2 पॉजिटिव बनाएगी आपको, और ये बना लेगी आपका कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ से आपको एक केमिकल रिएक्शन मिल गया जिसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। किसका हो गया, जिंक एंड कॉपर के कॉम्बिनेशन से एक बनाया गया सेल दैट इज कॉल्ड, वो कहलाती है गैल्वेनिक सेल। क्या कहलाती है ये, गैल्वेनिक सेल कहलाएगी। गैल्वेनिक सेल किसे कह रहे हैं, जिससे तुम वर्क को बाहर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हो। तो उसके कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे मैंने अभी तक एक पोटेंशियल का यूज नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल होते क्या है। तो जब भी कोई रॉड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब भी किसी रॉड को किसी एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी मेटल रॉड को अगर उसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें चार्ज बिल्डअप होती है। तो कह सकता हूँ चार्ज बिल्डअप होने की वजह से इनके बीच में थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। इलेक्ट्रोड एंड आयन के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको, कि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन तुम्हारा है, किसी सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें उस मेटल का को ही जिस मेटल के सॉल्ट बने हुए हैं उनके इलेक्ट्रोड्स को डालने पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का बिल्डअप होता है। चार्ज के बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ सेल। ओके, सो यहाँ से आपको एक चीज का आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कह रहे हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आयन इलेक्ट्रोड्स, आयन मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन, और हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं आप, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the solution and electrodes, that is called electrode potential कहलाती है। ठीक है, तो हर एक मेटल्स की अपनी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहती है होती है, जिसको हम लोग SRP से डिनोट करते हैं। उनकी अपनी एक SRP वैल्यू होती है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग हर एक एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट के इलेक्ट्रोड्स होंगे उसकी अपनी SRP होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कहलाती है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन कह सकता हूँ पोटेंशियल। इसकी बेसिस पे हम लोग आराम से पोटेंशियल, अगर मुझे स्टैंडर्ड E0 से अगर निकालना हो तो एक्चुअली में तुम्हारा ये क्या हुआ,
एक्चुअली में अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूँ, एक तरह से कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए किसी भी सर्किट में एक हमें वर्क की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारे किसी भी सेल में होने वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो उसको फोर्स प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहलाती है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट ड्राइव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द सर्कुलेट द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। तो हेल्प करने में कौन हेल्प करती है? तो हेल्प करने में काम आती है कौन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ से आपको इस चीज का आइडिया हो गया। अब मान लो कि दो सेल को आपस में हम जोड़ रहे हैं, दो सेल को, हाफ सेल्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर हाफ सेल्स की अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। तो दो सेल को जोड़ने पे एक रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है जिसको हम लोग कहते हैं ई नॉट सेल, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। उसको कैसे सबसे फाइंड करेंगे और उसको इलेक्ट्रोड्स को किस तरह से हम लोग सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहले लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ओके, तो अगर मान लो कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज आपके पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। ठीक है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। इसको मैंने सर्किट से कंप्लीट कर दिया इस तरह से और इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, तो ये और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड है, कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा उसको फाइंड करने के लिए पहले देखना होगा मुझे क्या चीज? ई नॉट सेल निकालना होगा। एक स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग लिखते हैं ई नॉट सेल, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो कैसा हो गया ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? रिलेटिव दोनों के इलेक्ट्रोड का डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो ई नॉट सेल लिखने के तरीका क्या चीज है? ई जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड में, और ई तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन जहाँ हो रहा है इलेक्ट्रोड में। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर जिंक का यूज कर रहे हैं तो जिंक में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर के आयंस क्या हो रहे थे? रिड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी तुम्हारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। जैसे जिंक के मैं अगर बोलूँ रिडक्शन पोटेंशियल जो होती है वो तुम्हारे लिस्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपके बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वहां से जाके देखोगे तो वहां से आपको मैं सिंपल सा निकाल के दिखा रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को किस तरह से फाइंड की जाती है। जैसे आपके जिंक के दिए हुए हैं, कॉपर के दिए हुए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इनके अगर मान लो दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हो, सर्किट बनाते हो, गैल्वेनिक सेल बनाते हो, तो वहां से आपको क्या मिलता है? कैसे आप दोनों को रिलेट करके उसके रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है आपका? देखो तो एनोड पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर इसके ऑक्सीडेशंस को मैं कन्वर्ट करना हो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, कुछ नहीं करना होगा आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करना हो उनको, ठीक है, तो करना क्या होगा इसमें? सिंपल सा ये जो आपका दिया हुआ रिडक्शन वाला, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकता हूँ Zn that goes to Zn 2 पॉजिटिव, है ना, एंड इट विल बिकम 7 वोल्ट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि आपको यहाँ डालना होगा। कितना डालना होगा? 0.76 और प्लस यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल कितना? कॉपर का जो ऑलरेडी गिवन है 0.34। इन दोनों को ऐड करने पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गैल्वेनिक सेल कितनी मिलेंगी? आपको 1.1 वोल्ट ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स के लिए आप आराम से यहाँ से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करो, लगाओ और वहाँ पे उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करो और फाइनली यहाँ से उसकी वैल्यूज को फाइंड करो। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लेक्चर्स यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस चीज को। फर्दर वी विल टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डिफरेंशियल्स, और देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट द reference electrode that is called standard hydrogen electrode in the next lecture. Okay, then after I will discuss about the Nernst equation, how to calculate the EMF of the cell in the different temperature. This inert cell represents the particular standard condition having their temperature is 225 degrees centigrade and the atmospheric pressure is 1 atm and the pressure is 1 atm कह सकता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो वहाँ पे 298 केल्विन पे और 1 m सॉल्यूशंस के लिए तुम्हारी इनर्ट सेल की वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो फर्दर आई हैव टू मेनी टॉपिक्स रिमेनिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. So till then, bye bye, thank you, have a marvelous day, thank you everybody.